किताब के अंदर ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मैं उस कहानी का समर्पित तीसरा मेल लीड बन गया, जहां आखिर में सेकंड मेल लीड जीतता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेल लीड में सपोर्टिंग फीमेल लीड को खुश करने के लिए फीमेल लीड को हर पल कैसे कैसे बेइज्जत किया था। वो चुपके से फीमेल लीड के कॉलेज एप्लीकेशन के साथ छेड़छाड़ करता, उसके वर्क प्लेस पर मुसीबतें खड़ी करता और उसकी नौकरी तक छिनवा देता। जहां तक उस तथाकथित पछतावे वाले क्रेमेटोरियम फेस की बात है, वो बस इतना था कि कहानी के आखिर में फीमेल लीड ने उसे ठुकरा दिया और आकर मेरी यानी सेकंड मेल लीड की बाहों में आ गई। इस समय कहानी का पहला सबसे दर्दनाक प्लॉट पॉइंट चल रहा है। पूरी क्लास के सामने मेल लीड झूठा इल्जाम लगाता है कि सोंगनिन ने चोरी की है। सोंगनिन अपने होंठ काटती है और बेचैनी भरी नजरों से मेरी तरफ देखती है। क्या तुम मेरे लिए गवाही दोगे? मैंने सच में कुछ भी नहीं चुराया। उसकी आंसू भरी आंखों का सामना करते हुए मैं शांति से अपना सिर घुमा लेता हूं और उसकी नजरें टाल लेता हूं। सॉरी, मैं दोपहर में क्लासरूम में नहीं था। मैं तुम्हारे लिए गवाही नहीं दे सकता। सोंगनिन की आंखों की चमक एक पल में बुझ जाती है। सोंगनिन, मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम्हें बाईवाईवी की चीजें नहीं चुरानी चाहिए थी। क्या तुम्हें पता भी है कि वो जेड ब्रेसलेट उसकी दादी की छोड़ी हुई निशानी है? बाईवाईवी चलकर सोंगनिन के सामने आ जाती है। सोंगनिन, वो जेड ब्रेसलेट मेरे लिए सच में बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। क्या तुम प्लीज उसे मुझे वापस कर सकती हो? आसपास खड़े क्लासमेट्स फुसफुसाने लगते हैं। सोंगनिन जिद के साथ अपनी पीठ सीधी कर लेती है। वो सच में मैंने नहीं लिया। मैंने कुछ भी नहीं चुराया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो सिक्योरिटी कैमरा चेक कर लो। सोंगनिन, ये नाटक किस बात का कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि क्लासरूम का कैमरा परसों ही खराब हो गया था। बाईवाईवी ने तो तुम्हें 1 लाख देने तक की बात कह दी। अब जिद करना बंद करोगी? हाँ सोंगनिन, उस ब्रेसलेट की कीमत ज्यादा नहीं है, बस मेरे लिए उसकी इमोशनल वैल्यू है। अगर तुम्हें लगता है कि पैसे कम हैं, तो मैं और भी बढ़ा सकती हूँ। मैं समय की तरफ नजर डालता हूँ। 13:05 और ठीक 5 मिनट बाद क्लास टीचर दरवाजे से अंदर आएंगे। उसके बाद सोंगनिन, लूसी होंग और बाईवाईवी तीनों को ऑफिस बुलाया जाएगा। वो जेड ब्रेसलेट बहुत कीमती है। भले ही क्लास टीचर आमतौर पर सोंगनिन का पक्ष लेते हों, लेकिन इस मामले को वो किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोंगनिन की मां को स्कूल बुलाया गया था। ऑफिस में घुसते ही उन्होंने सोंगनिन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर एक पालतू कुत्ते की तरह वो लूसी होंग और बाईवाईवी से माफी मांगने लगी। मेरी गलती है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। ये सोंगनिन बिल्कुल अपने गैर जिम्मेदार बाप पर गई है। बचपन से ही इसका चरित्र खराब रहा है। फिर वो मुड़कर सोंगनिन पर चिल्लाई, अरे बदमाश, जल्दी से यंग मास्टर और मिस से माफी मांग। चीज कहाँ छुपाई है? अभी के अभी वापस कर दे। उनकी आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। सोंगनिन की अब तक की सारी सफाइयां और उसका पूरा विरोध उसी पल बिखर गया। हालांकि अगले ही दिन बाईवाईवी का बटलर स्कूल आया और माफी मांगते हुए बोला कि उन्हें ब्रेसलेट बाईवाईवी के बेडरूम में मिल गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोंगनिन पर चोर होने का ठप्पा लग चुका था। वो जहां भी जाती, पीछे से लोग उसी की बातें करते। और इस पूरे मामले के लिए लूसी होंग की माफी बस इतनी थी कि उसने पूरे 1 सेमेस्टर तक उसे हर सुबह नाश्ता ला कर दिया। इस समय क्लास टीचर अभी भी रास्ते में है। सोंगनिन, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें और 50,000 दे दूं? इतना लालची मत बनो। मैं लूसी होंग की तरफ देखता हूं। सिक्योरिटी कैमरा काम कर रहा है। वो एकदम जम जाता है। क्या? मैं दोबारा कहता हूं, सिक्योरिटी कैमरा काम कर रहा है, बस उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। कल मैंने उसमें नई बैटरी लगा दी थी। बाईवाईवी का चेहरा हल्का सा पीला पड़ जाता है। कैमरा चेक करने की जरूरत नहीं है, है ना? बस सोंगनिन, तुम माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लूसी होंग भौंवे से कोड़ती है। सोंगनिन, चाहे कैमरा चेक भी कर लें, मैंने चोरी नहीं की। मैं कैमरा चेक करवाना चाहती हूं। सोंगनिन की नजरें लूसी होंग और बाईवाईवी पर जम जाती हैं। पूरे 5 मिनट बीत चुके हैं। क्लास टीचर दरवाजे पर दिखाई देते हैं। वो पूरी क्लास पर नजर डालते हैं और भौंवे चढ़ाते हैं। तुम सब किस बात पर बहस कर रहे हो? पूरी बात सुनने के बाद वो बाकी छात्रों को खुद से पढ़ाई करने के लिए कहते हैं और उन तीनों को ऑफिस लेकर चले जाते हैं ताकि कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जा सके। कुछ देर बाद तीनों वापस क्लासरूम में लौट आते हैं। बाईवाईवी सबसे आगे चल रही है। उसके चेहरे पर पूरी शांति है। सोंगनिन का चेहरा अभी भी थोड़ा पीला है, लेकिन उसकी पीठ बिल्कुल सीधी है। लूसी होंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वो एक शब्द नहीं बोलता। क्लास टीचर ताली बजाते हैं। ठीक है, अब क्लास जारी रखते हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक पेन व्हाइट बोर्ड को छूता है, मैं धीरे से बोल पड़ता हूं, टीचर, तो क्या वो ब्रेसलेट सच में सोंगनिन ने चुराया था? क्लास टीचर की नजर आकर मुझ पर टिक जाती है। यहां तक कि सोंगनिन भी अपनी पेन को कसकर पकड़ लेती है और मेरी तरफ देखने लगती है। आखिरकार वो मेरी डेस्कमेट है। अगर उसे सच में छोटी मोटी चोरी करने की आदत है, तो बेहतर होगा कि मैं अपनी चीजें संभाल कर रखूं।
बाई वाई वी भौंवे से कोड़ती है, हल्के से खांसती है और कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही एक दूसरी भारी आवाज उसे बीच में रोक देती है। वो ब्रेसलेट सॉन्गनिन ने नहीं चुराया। लूसी हॉन्ग मेरी तरफ देखता है। दोपहर भर वो अपनी सीट पर ही बैठी थी, वो एक बार भी बाहर नहीं गई। मैं हल्की सी मुस्कुराहट देता हूं। अच्छा, तो लगता है कि अब मुझे नया डेस्क में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अचानक बाई वाईवे रो पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू मोती की माला की तरह लगातार गिरने लगते हैं। ये सब मेरी गलती है। मैंने गलती से सॉन्गनिंग पर झूठा इल्जाम लगा दिया। नहीं, ये सच में तुम्हारी ही गलती है। बिना किसी वजह से इतनी महंगी चीज स्कूल लेकर आई। आज तुमने सॉन्गनिंग पर झूठा इल्जाम लगाया, कल किस पर लगाओगी? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, पूरी क्लास तुरंत शोर शराबे से भर जाती है। बाई वाईवे अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लेती है। उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा है और आंसू उसकी उंगलियों के बीच से बहते चले जाते हैं। लूची हॉन्ग गुस्से में कहता है, जियांगची, वेरी पहले ही माफी मांग चुकी है, अब तुम उससे और क्या चाहते हो? मैं सिर हल्का सा तिरछा करके पूछता हूं, लूची हॉन्ग, क्या तुम्हें वेवेई पसंद है? तुम बकवास मत करो। मैं वेवेई को सिर्फ अपनी छोटी बहन की तरह देखता हूं। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो गुस्से से मेरी तरफ मुट्ठी लहराता है। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर करने का इशारा करता हूं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। क्लासरूम तो सब्जी मंडी बनने वाला है। तुम लोग अब हाई स्कूल के दूसरे साल में हो। अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ और मन लगाकर पढ़ो। हर दिन ऐसी बेकार की बातों में मत पड़े रहो। क्लास शुरू होने के बाद मैं डेस्क पर हाथ का सहारा लेकर ऊँघने लगता हूं। अचानक कोई चीज मेरी बांह से हल्के से टकराती है। मैं सिर घुमाकर देखता हूं। सॉन्गनिंग अपने होंठ भींचे हुए पूरे ध्यान से लेक्चर सुन रही है। पेन पकड़ने वाली उसकी उंगलियों के जोड़ जोर लगाने की वजह से हल्के सफेद पड़ गए हैं। जहां उसकी मिडल फिंगर पर पेन टिकता है, वहां मोटा सा कठोर छाला बना हुआ है। लूची हॉन्ग से शादी करने के बाद ये छाले धीरे धीरे मुलायम होकर गायब हो जाएंगे। जो लड़की दिन रात एक के बाद एक एग्जाम पेपर हल करती थी, वही आगे चलकर एक ऐसी अमीर महिला बन जाएगी जिसे अपनी उंगली तक नहीं उठानी पड़ेगी। मैं उसकी तरफ बढ़ाए हुए नोट्स वापस उसकी ओर सरका देता हूं। मैं हल्का सा हंसकर कहता हूं, जरूरत नहीं। अगले दिन शायद अपराध बोध की वजह से लूची हॉन्ग सॉन्गनिंग के लिए नाश्ता लेकर आया। सॉन्गनिंग ने उसे ठुकरा दिया। जरूरत नहीं, अपने पास ही रखो। लूची हॉन्ग वहीं खड़ा रह गया, हाथ में कन्वीनियंस स्टोर से खरीदे हुए राइस बॉल्स और ताजा निकाला हुआ जूस पकड़े। उसकी भौहों के बीच झुंझुलाहट साफ दिखाई दे रही थी। बाई वाईवे मुस्कुराकर कहती है, जेहोंग, शायद सॉन्गनिंग को ये सब खाने की आदत नहीं है। अगली बार ड्राइवर से कहकर उसके लिए सड़क किनारे वाले ठेले से स्टीम्ड बन और सोया मिल्क मंगवा देना। ये सुनकर सॉन्गनिंग कुछ समझाने ही वाली थी कि लूची हॉन्ग ने बेसब्री से उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने अपने हाथ का नाश्ता सीधा सॉन्गनिंग की डेस्क पर फेंक दिया। खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो कूड़ेदान में फेंक देना। ओरिजिनल कहानी में लूची हॉन्ग का लाया हुआ नाश्ता सच में सॉन्गनिंग ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। सुबह की स्टडी पीरियड की घंटी बज गई। पूरे क्लासरूम में अब सिर्फ पेन के कागज पर चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मेरे बगल में बैठी सॉन्गनिंग की बहुत हल्की सुबकने की आवाज सुनाई दी। आखिर अभी भी तो बस एक छोटी सी लड़की ही है। मैं मन ही मन आह भरता हूं। मैं उसकी डेस्क पर फेंके गए दबे हुए राइस बॉल और जूस अपनी तरफ खींच लेता हूं। अरे, आज सुबह मेरा पेट नहीं भरा, क्या मैं अपनी दूध की बोतल के बदले ये ले सकता हूं? वो हैरानी से मेरी तरफ देखती है। बदलने की जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम ऐसे ही ले लो। उसे भूख कैसे नहीं होगी? सुबह 4 बजे अपनी माँ के साथ वेट मार्केट में स्टॉल लगाने में मदद करना और फिर सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए 3 अलग अलग बसें बदलना, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल में दोपहर और रात का खाना फ्री मिलता था। सॉन्गनिंग दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाती थी। सुबह उठते ही भूख की वजह से उसका पेट अक्सर सुन रहता था। किशोर अवस्था से गुजर रही एक लड़की जो इतनी दुबली थी कि हल्का सा धक्का देने पर भी गिर जाए, लेकिन इन सब के बावजूद उसे अब भी लगता था कि उसकी इज्जत भूख से ज्यादा जरूरी है। कितनी बेवकूफ है। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। सामान की अदला बदली हम दोनों के लिए अच्छी है। ठीक है। उसने हाथ बढ़ाकर दूध की बोतल ले ली। अचानक पीछे से लूची हॉन्ग ने जोर से डेस्क पर लात मारी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ नहीं सुना हो और चुपके से डेस्क के नीचे राइस बॉल का रैपर खोल लिया। एक कौर लिया। चीज और चिकन फ्लेवर काफी अच्छा है। जैसे ही क्लास खत्म हुई, लूची हॉन्ग ने सॉन्गनिंग को बाहर बुला लिया। मैं पहले हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया, फिर आराम से चलता हुआ कॉरिडोर के कोने तक पहुंच गया। खुलेआम उनकी बातें सुनने लगा। अगर तुम्हें मेरा दिया हुआ खाना नहीं खाना था तो ठीक है, लेकिन उसे जियांगची को क्यों दे दिया? तुमने वो मुझे दे दिया था। उसके बाद मैं उसके साथ क्या करूं, ये तुम्हारा मामला नहीं है। लूची हॉन्ग कुछ सेकंड तक चुप रहा। सॉन्गनिंग, मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता था।
कल रात वैवेई का ब्रेसलेट उसके बेडरूम में मिल गया। मेरा तुम्हें झूठा दोषी देने का कोई इरादा नहीं था। लूची होंग, तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी माफी में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वो लूची होंग के पास से निकल गई और वापस क्लासरूम की ओर चली गई। ड्रामा काफी देख चुका था, इसलिए मैं भी मुड़ गया और तभी मेरी नजर बाई वाई वे पर पड़ी। वो मेरे पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं था। मैंने उसे याद दिलाया, क्लासमेट बाई, अगर तुमने जल्दी अपने दिल की बात नहीं कही तो लूजी होंग का दिल बदल जाएगा। मैं क्यों अपने दिल की बात कहूं? वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती, तो फिर तुम सॉन्गनिंग को बार बार निशाना क्यों बनाती हो? अगर कोई कुत्ता जो हर दिन सिर्फ तुम्हारे ही पीछे पीछे घूमता था, लेकिन एक दिन वो किसी और के आगे पूंछ हिलाने लगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा। आखिर वो सिर्फ एक कुत्ता ही तो है। वो किसके सामने पूंछ हिलाता है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ेगा? बाई वेई एक पल के लिए सन्न रह जाती है। वो कुछ सेकंड तक चुप रहती है। तुम लड़कों को क्या सच में सॉन्गनिंग जैसी लड़कियां ही पसंद आती हैं? कैसी? गरीब, खूबसूरत, एक नाजुक सी बेचारी सी छोटी सफेद कली जैसी? सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि सॉन्गनिंग किसी छोटी सफेद कली जैसी है, और मुझे ऐसी छोटी सफेद कलियां पसंद भी नहीं हैं। वे बहुत आसानी से टूट जाती हैं। तो फिर तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? मुझे जहरीली किस्म की पसंद है। ऐसे फूल जो पूरी तरह बुराई से भरे हों और जिनकी खुशबू बहुत तीखी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो कैसा रहेगा? मुझे कंसिडर करना चाहोगी? तुम बीमार हो। बाई वेई मुझ पर इतनी गुस्सा हुई कि उसके गाल गुलाबी हो गए। मुझे घूरकर देखने के बाद वो भागती हुई वापस क्लासरूम में चली गई। सॉन्गनिंग के मना कर देने से लूजी होंग बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुआ। वो जिद पर अड़ा रहा और पूरे एक सेमेस्टर तक हर दिन सॉन्गनिंग के लिए नाश्ता लाता रहा, और वो सारा नाश्ता आखिरकार मेरे ही पेट में जाता रहा। बेशक जो चीजें मैं सॉन्गनिंग को देता था वे भी सस्ती नहीं थीं। पूरा एक सेमेस्टर बीत गया और आखिरकार सॉन्गनिंग के चेहरे पर थोड़ा मांस चढ़ गया। सॉन्गनिंग और मेरे बीच एक हल्का फुल्का, न ज्यादा करीब और न ज्यादा दूर वाला रिश्ता बना रहा। हर दिन नाश्ते की अदला बदली करने और कभी कभी उसका होमवर्क कॉपी करने के अलावा हमारे बीच कोई निजी बातचीत नहीं होती थी। आज नाश्ता बदलने के बाद सॉन्गनिंग ने मुझे रोक लिया। जियांगची, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? कितने? 1 लाख। मेरी मां को कैंसर डायग्नोस हुआ है। हालांकि उनका नाम क्लिनिकल ट्रायल ग्रुप में आ गया है, लेकिन शुरुआती इलाज का खर्च हमें पहले खुद देना होगा। मुझे पता है कि अचानक तुमसे इतनी बड़ी रकम मांगना बहुत ज्यादा बेअदबी है, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास अब किसी और से मदद मांगने का रास्ता नहीं बचा। मैं तुम्हें लिखकर उधार की रसीद दे दूंगी। जैसे ही इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, मैं तुरंत तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। सॉन्गनिंग की मां का नाम सॉन्ग चान हुआ है। असल में सॉन्गनिंग का सरनेम पहले सॉन्ग नहीं था। जब उसके पिता पड़ोस की औरत के साथ भाग गए, तब गुस्से में सॉन्ग चान हुआ ने उसका सरनेम बदलकर सॉन्ग रख दिया। लोगों की उंगलियों और तानों से बचने के लिए सॉन्ग चान हुआ सॉन्गनिंग को लेकर अपना गांव छोड़ाई और इस अनजान शहर में बस गई। वो सॉन्गनिंग से नफरत करती है क्योंकि उसकी रगों में उस आदमी का खून बहता है। उसे इस बात से नफरत है कि वो सॉन्गनिंग एक लड़की है। उसे इस बात से नफरत है कि वो अपने पति को रोक नहीं पाई, लेकिन इतनी नफरत करने के बावजूद वो सुबह से रात तक सिर्फ अपनी बेटी का पेट पालने के लिए मेहनत करती रही। सॉन्ग चान हुआ एक ऐसे फूल को सींच रही थी जिससे वो खुद नफरत करती थी, और जब वो खुद गिर पड़ी तो वही फूल अपने कोमल तने से उसे सहारा देना चाहता था। ओरिजिनल कहानी में जिस इंसान से सॉन्गनिंग ने पैसे उधार मांगे थे वो ल्यूजी होंग था, क्योंकि ल्यूजी होंग उसे झूठा चोर कहने के लिए उससे माफी मांगना चाहता था और पूरे एक सेमेस्टर तक उसके लिए नाश्ता भी लाता रहा था। इसीलिए सॉन्गनिंग को लगता था कि ल्यूजी होंग एक अच्छा इंसान है, और सबसे जरूरी बात, ल्यूजी होंग का परिवार बहुत अमीर था। जब सॉन्गनिंग ने डरते डरते उससे पैसे मांगे तो सामने वाले ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे एक ठंडी नजर से देखा। अगले ही दिन पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। सॉन्गनिंग खुशी खुशी वो पैसे अस्पताल में जमा कराई। उस समय उसे ये नहीं पता था कि इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। जिस पल उसने वो पैसे उधार लिए, उसी पल उसके और ल्यूजी होंग के बीच ताकत का संतुलन बदल गया। अब वे दोनों बराबरी पर नहीं रहे।
इसीलिए चाहे बाद में उसने सारे पैसे लौटा भी दिए, फिर भी अपनी मां की जान बचाने के एहसान के लिए वो हमेशा ल्यूजी होंग की कर्जदार रही। वो उसकी हर बात मानने वाली एक नौकरसी बन गई। यहां तक कि जब उसके कॉलेज के विकल्प तक बदल दिए गए, तब भी वो चुपचाप सब सहती रही। मैं सॉन्ग निंग की आंखों में देखता हूं, उनमें छिपी हुई बेचैनी और विनती साफ दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल उस छोटे हिरन की तरह लग रही थी जो गलती से शिकार के जाल में फंस गया हो। सच में ऐसा रूप मर्दों के अंदर उसे तोड़ने और उसके साथ खेलने की इच्छा जगाता है। सॉन्ग निंग, 1 लाख रुपए, तुम्हारी मां को सब्जी बेचकर इतने पैसे कमाने में कितने साल लग जाएंगे? उसका चेहरा पीला पड़ गया। हां, मेरे परिवार के पास पैसे हैं, लेकिन वो हवा से उड़कर नहीं आए। हम सिर्फ साधारण क्लासमेट हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम उधार क्यों दूंगा? सॉन्ग निंग, किसी मर्द से पैसे उधार लेने की एक कीमत होती है, और मुझे नहीं लगता कि तुम वो कीमत चुका पाओगी। जियांगची, अगर तुम्हें उधार नहीं देना तो मत दो, लेकिन मुझे इस तरह बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। पूरे दिन सॉन्ग निंग खोई खोई सी रही। वो चुप थी और किसी से बात भी नहीं कर रही थी। शायद लूजी होंग ने हमारी बातचीत सुन ली थी। क्लास खत्म होने के बाद उसने फिर से सॉन्ग निंग को बाहर बुला लिया। सॉन्ग निंग, ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं। तुम्हारी क्या शर्त है? आज से मैं जो नाश्ता तुम्हें देता हूं वो जियांगची को मत देना। बस इतनी सी बात, बस इतनी ही। सॉन्ग निंग ने अपने होंठ काटे और कुछ पल वहीं खड़ी रही। थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जियांगची सही कहता है, किसी मर्द से पैसे उधार लेना अच्छी बात नहीं होती। कई बार जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं, असल में वही सबसे महंगी पड़ती हैं। सॉन्ग निंग, हालात देखो, और फिर भी यहां नखरे दिखा रही हो। क्या जियांगची की बातें इतनी असरदार हैं कि वो तुम्हारी मां को ठीक कर देगा? वो औरत जिसने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसे बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके पैसे जुटाना सबसे जरूरी बात है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। क्या रास्ता निकालोगी? ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। कौन तुम्हें इतने पैसे मुफ्त में दे देगा? क्या अपना शरीर बेचोगी? अगर ऐसा ही है तो खुद को मुझे ही दे दो। तड़ाक! सॉन्ग निंग ने सीधे लूजी होंग के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। लूजी होंग, अपना गंदा मुंह बंद रखो, जुबान संभाल कर बात करो। मेरे परिवार का मामला तुमसे बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तुम्हें सच में अपनी भलाई की कोई समझ नहीं है। ये कहते हुए उसने हाथ उठाया और सॉन्ग निंग की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैं कोने से बाहर निकल आया। सॉन्ग निंग, क्लास टीचर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सॉन्ग निंग ने मेरी तरफ एक जटिल नजर से देखा, फिर पीले पड़े चेहरे के साथ भागती हुई चली गई। लूजी होंग ने उदास चेहरे से मुझे घूर कर देखा। तुम हर जगह क्यों पहुंच जाते हो? सॉरी, मुझे भी बिल्कुल यही महसूस होता है। क्या तुम्हें सॉन्ग निंग में दिलचस्पी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम हमेशा बीच में क्यों पड़ते हो? हां, आखिर ऐसा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं। हमारे दोनों परिवारों के बीच बिजनेस में साझेदारी भी है। फिर रिश्ते इतने खराब करने की क्या जरूरत है? मुझे बिजनेस की बातें समझ नहीं आती। मैं तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल जरूर है। उम्मीद है तुम मेरी जिज्ञासा शांत करोगे। पूछो। लूजी होंग, क्या तुम्हारे पापा भी तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? घंटी बजने से 5 मिनट पहले सॉन्ग निंग वापस क्लासरूम में आ गई। उसकी नजर बाई वई वई और लूजी होंग पर घूमी। इसे क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कौन जाने। सॉन्ग निंग कुछ पल झिझकी। जियांगची, क्या तुमने मेरी फैमिली वाली बात क्लास टीचर को बता दी थी? उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया था? उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। उन्होंने कहा कि पैसों का इंतजाम करने का कोई रास्ता वो ढूंढ लेंगे। तो बधाई हो, अब तुम्हें इधर उधर जाकर पैसे उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियांगची, थैंक यू। मैंने होंठ का कोना हल्का सा हिलाया और उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले ही पल मैंने जेब से अपना फोन निकाला और क्लास टीचर के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। टीचर का रिप्लाई पढ़कर उसमें लिखी हुई जरूरत से ज्यादा भावुक बातों से मेरे पूरे शरीर में सहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत फोन की स्क्रीन बंद कर दी। सेकंड मेन लीड बनकर इस कहानी में आने का एक ही फायदा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है।
पैसा बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल सकता है। ये मुझे अच्छा खाना और अच्छे कपड़े दे सकता है, मुझे सबसे बेहतरीन शिक्षा दिला सकता है और मेरी जिंदगी में ज्यादा विकल्प दे सकता है। मैं इस सब की बहुत कदर करता हूं। इसलिए इस पहचान के साथ आने वाली छोटी मोटी परेशानियां मैं खुशी खुशी झेल सकता हूं। फिर भी सॉन्ग चनहुआ की मौत हो गई। उसका कैंसर बहुत देर से पता चला था, कोई भी इलाज उसे बचा नहीं सकता था। सॉन्ग निंग कई दिनों तक स्कूल नहीं आई। जब वो दोबारा दिखाई दी तो उसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। उसके कपड़ों पर शोक का एक छोटा सा बैज लगा हुआ था। मैंने उससे कहा, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। उसने मेरी तरफ भी ना देखा, बस धीरे से कहकर जवाब दिया, जियांग जी, अब से मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं। 3 साल पहले मेरे मम्मी पापा छुट्टियां मनाने जाते समय प्लेन क्रैश में मर गए थे। मैं तो हमेशा से अकेला ही रहा हूं। सॉन्ग निंग ठिठक गई। मुझे माफ करना, मुझे ये नहीं पता था। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सच में हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हूं, ये सब मैं संभाल सकता हूं। फिर तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? मेरे जवाब देने से पहले उसने खुद पर हंसते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। असल में मेरे और मेरी मां के रिश्ते मेरे पापा की वजह से अच्छे नहीं थे। वो हमेशा या तो मुझे मारती थीं या डांटती रहती थी। जब मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर है, तब मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उनकी मौत के बाद हर रात जब मैं उस खाली घर में अकेली लौटती हूं, तो मुझे सच में उनकी थोड़ी याद आती है। उसने बेचैनी से मेरी तरफ देखा। क्या मैं बहुत स्वार्थी हूं? ओरिजिनल कहानी में सॉन्ग चनहुआ भी ठीक नहीं हो पाई थी। उसकी मौत के बाद सॉन्ग निंग इंश्योरेंस से मिले पैसे लू जीहोंग को लौटाना चाहती थी। लेकिन लू जीहोंग ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। वो बड़े प्यार से सॉन्ग निंग का साथ देता रहा, उसका बहुत ध्यान रखता था। बारिश होती तो उसके लिए छाता लेकर पहुंच जाता, ठंड पड़ती तो उसके लिए नए कपड़े खरीद देता। यहां तक कि उसके दिन के तीनों वक्त के खाने की जिम्मेदारी भी उसी ने उठा ली। वो कोई बहुत महान शिकारी नहीं था, लेकिन उसने अपने शोक में डूबी सॉन्ग निंग को धीरे धीरे बहलाकर अपनी बाहों में जरूर ले लिया। वो सॉन्ग निंग से प्यार नहीं करता था। सॉन्ग निंग के प्रति उसकी दीवानगी उस एक सेमेस्टर से शुरू हुई थी, जब उसका लाया हुआ नाश्ता हर बार कूड़ेदान में फेंक दिया जाता था और उसे बार बार ठंडी बेरुखी के साथ ठुकराया जाता था। उसे सॉन्ग निंग के प्यार की प्यास थी, लेकिन जब आखिरकार उसे वो प्यार मिल गया तो उसने उस अनमोल प्यार को पुराने जूतों की तरह फेंक दिया। आखिर में उसने अपने परिवार की कंपनी विरासत में ले ली, सॉन्ग निंग को तलाक दे दिया, नई पत्नी से शादी की और ढेर सारे बच्चे पैदा कर लिए। लेखक ने लू जीहोंग के पश्चाताप का वर्णन करने के लिए न जाने कितनी शानदार तकनीकों का इस्तेमाल किया। स्वार्थी होने में बुराई ही क्या है? मुझे तो लगता है स्वार्थी शब्द अगर तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो तुम्हारी बहुत बड़ी तारीफ होगी। सॉन्ग निंग ने उलझन भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। जियांग ची, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लू जीहोंग ने अब भी सॉन्ग निंग का पीछा छोड़ने का इरादा नहीं किया था। अपना रवैया दिखाने के लिए उसने पीई क्लास के दौरान खुद ही बाई वेवे से दूरी बना ली। जब सॉन्ग निंग ने 1500 मीटर की दौड़ पूरी की तो लू जीहोंग जल्दी से उसके पास पहुंचा, हाथ में अभी अभी खरीदी हुई मिल्क टी लिए। सॉन्ग निंग, थक गई हो? मिल्क टी पियोगी? लेकिन उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही उसके हाथ की मिल्क टी किसी दूसरे हाथ ने छीन ली। ब्रदर लू, क्या ये मेरे लिए नहीं खरीदी थी? रुको रुको, ये तो मैंने खास सॉन्ग निंग के लिए खरीदी थी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊं? जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ठंडी चीज पीना अच्छा नहीं होता, और वैसे भी अगर मुझे पीनी होगी तो मैं खुद खरीद लूंगी। लू जीहोंग के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। लू जीहोंग, तुम जानते हो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन चीजों से है जो दूसरे लोग मुझे छोड़ कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत सस्ती हूं। इतना कहकर वो अकेली ही टीचिंग बिल्डिंग की तरफ चल दी और लू जीहोंग वहीं अकेला खड़ा रह गया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद कम नंबर आने की वजह से लू जीहोंग पढ़ाई के लिए हांगकांग चला गया। बाई वेवे का एडमिशन बीजिंग फिल्म एकेडमी में हो गया। इस बार कोई भी सॉन्ग निंग के कॉलेज एप्लीकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता था और कोई भी उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। जिस दिन उसे अपना एडमिशन लेटर मिला, सॉन्ग निंग ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज में छिपा हुआ उत्साह बिल्कुल भी नहीं दब रहा था। मैं बालकनी तक चला गया और कहा, बधाई हो। सॉन्ग निंग ने सावधानी से पूछा,
मैं यूके जा रही हूं। सॉन्गनिंग कुछ पल के लिए चुप हो गई। फोन के दूसरी तरफ बस उसकी हल्की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। तो क्या क्या हमारे फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा? मैंने धीरे से आह भरी। सॉन्गनिंग, ठीक है, मैं समझ गया। अगर हम दोबारा कभी नहीं मिले, जियांगची, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूं। मैं दुआ करती हूं कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह स्तब्ध। उसी समय मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वो बैंक से जमा राशि की सूचना थी। राशि थी 1,00,000 रुपए। 8 साल बाद मैंने अपनी पीएचडी पूरी कर ली और अपने परिवार का बिजनेस संभालने के लिए अपने देश वापस लौट आया। मुझे याद नहीं था कि मैं क्या वेरीफाई करना चाहता था, लेकिन मैंने अपना कई सालों से इस्तेमाल ना किया हुआ क्योंकि वो अकाउंट लॉग इन किया और मुझे उम्मीद से बिल्कुल अलग चीज मिली। इन सालों में सॉन्गनिंग द्वारा भेजे गए सारे ईमेल। हेलो जियांग जी, बहुत समय हो गया। पता नहीं तुम कैसे हो। मेरी कॉलेज लाइफ काफी अच्छी रही। मुझे अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट्स और अपना मेजर बहुत पसंद आया। मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। जब मेरे प्रोफेसर को मेरे परिवार की स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अपने लैब में काम करने का निमंत्रण दिया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक काफी अच्छी नौकरी मिल गई। मेरे बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की और जल्द ही मैंने अपनी छोटी सी टीम भी बना ली। हालांकि काम बहुत कठिन है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे वही काम करने को मिल रहा है जिससे मैं प्यार करती हूं। एक बिजनेस डिनर के दौरान मेरी मुलाकात लूजी होंग से हुई। वो हमारी कंपनी का नया क्लाइंट निकला। पहले के मुकाबले वो और भी ज्यादा घटिया और चिपचिपा इंसान लग रहा था और उसका स्वभाव भी पहले जितना ही परेशान करने वाला था। उसने तो मुझे अकेले में ये तक पूछ लिया कि क्या मैं उसकी शुगर बेबी बनना चाहूंगी। मैंने उसी वक्त उसके सिर पर वाइन का गिलास दे मारा। अगले दिन जब मैं अपना इस्तीफा लेकर अपने बॉस के पास गई तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी कभी भी अपने कर्मचारियों के साथ विश्वासघात नहीं करेगी। और सचमुच कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे वापस काम पर आने के लिए कहा। कंपनी ने लूजी होंग के साथ अपनी साझेदारी खत्म कर दी थी। ये बहुत अच्छा हुआ जियांगची। मैं उनके प्रति आभारी हूं और उस रात अपनी बहादुरी के लिए मैं खुद की भी आभारी हूं। लेकिन जिस इंसान की मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं वो तुम हो। कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि हाई स्कूल में मैंने लूजी होंग का प्यार स्वीकार कर लिया था। उसके भले के नाम पर उसने अपनी मर्जी से मेरे कॉलेज एप्लीकेशन बदल दिए और मुझे उसी मेजर में पढ़ने पर मजबूर किया जिसे उसने चुना था। मुझे वो मेजर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने किसी तरह कॉलेज पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उससे शादी कर ली और एक हाउसवाइफ बन गई। मैंने उसके लिए एक बच्चे का गर्भपात भी कराया और हमेशा के लिए मां बनने की क्षमता खो दी। कितना डरावना सपना था। वैसे उस सपने वाला तुम असल वाले तुमसे भी अलग था। वो असली तुमसे ज्यादा मुस्कुराता था और मेरे साथ काफी ज्यादा नरमी से पेश आता था। मैं कॉफी का कप हाथ में पकड़े हुए शाम से लेकर सुबह होने तक सारे ईमेल पढ़ता रहा। आखिर में माउस जाकर सबसे आखिरी ईमेल पर रुक गया। वो परसों सुबह ठीक 7 बजे भेजा गया था। उसी समय जब मेरी फ्लाइट अभी अभी देश में उतरी थी। मैंने उसे खोल लिया। उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं। उसके नीचे एक फोन नंबर लिखा हुआ था। ईमेल वाकई एक अजीब चीज है। ये तुम्हें कभी नहीं दिखाता कि दूसरी तरफ बैठा इंसान कांपते हुए हाथों से लिख रहा था। तुम नहीं देख पाते मुड़ा तोड़ा कागज और न ही अनजाने में गिरा हुआ आंसू। तुम्हें सिर्फ सामने लिखे हुए सख्त और साधारण शब्द दिखाई देते हैं और वो ब्लिंक करता हुआ कर्सर। इसी वजह से उसे डिलीट करते समय तुम्हें जरा भी अपराध बोध महसूस नहीं होता। मैं अपना इनबॉक्स पहले ही खाली कर चुका हूं। अब दोबारा मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया बहुत विशाल है और सॉन्गनिंग इस दुनिया की फीमेल लीड है। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ मेल लीड या सेकंड मेल लीड के बीच फंसकर नहीं रह जानी चाहिए। वो अपनी जिंदगी में अनगिनत नए लोगों से मिल सकती है। यही बात मैं सॉन्गनिंग से कहना चाहता हूं और यही बात मैं खुद से भी कहना चाहता हूं। अलविदा सॉन्गनिंग। कृपया आगे बढ़ती रहना और कभी पीछे मुड़कर मत देखना।